Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 22nd lecture on the course Organizational Behavior. So let's have a recap on 21st lecture and then we see the contents of 22nd lecture. We are discussing power in politics. Political behavior को देखेंगे, आज politics को देखेंगे. Power की discussion already हम 21st lecture में कर रहे थे. तो within that context हमने पहले तो ये देखा कि what is power, how we define power when we say that somebody has power. ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा कि कैसे आप it is basically with tendency to influence the behavior of others when the others have dependency on you, only then you can influence others behavior. तो therefore यहाँ पे dependency postulate हमने एक important चीज़ थी जो discuss की और जिसकी आपको understanding देने की मैंने कोशिश की कि unless and until एक पर्सन बी की पर्सन ए पे अनलेस एंड अनटिल डिपेंडेंसी हो, ए बी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. ठीक है, आप जितने मर्जी पावरफुल हो बट अनलेस एंड अनटिल द अदर पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन यू फॉर समथिंग, ठीक है, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. और अगर कोई बंदा somebody else is dependent for something लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल टू दैट पर्सन, इन दैट केस एज वेल आपकी जो पावर है वो फिर कम हो जाएगी. तो हमने क्या किया कि हमने पावर को बेसिकली हमने इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की बाय गिविंग रेफरेंस टू द डिपेंडेंसी एंड व्हेन यू आर डिपेंडेंट, हमने ये अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश की. इसके अलावा हमने वी आल्सो डिस्कस द कंपैरिजन, एक हमने किया बिटवीन द लीडरशिप एंड पावर. ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी जो है वो कंट्रास्टिंग इनके डिफरेंसेस देखे लीडरशिप में और पावर में. तो ठीक है, उनको काफ़ी सारा मैंने जब लीडरशिप आपको बताई थी उस वक्त भी लीडर और मैनेजर के डिफरेंसेस आपको बताए थे कि लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है. और अभी भी मैंने आपको ये बताया. तो पावर मैनेजर्स बेसिकली उनके पास तो पावर होती है, दे हैव द फॉर्मल पावर. तो मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो उस पावर को यूज़ करते हैं और उस पावर को यूज़ करके कौन से पावर टैक्टिक्स यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करनी है पावर टू गेट द आउटकम्स डन या गोल्स को अचीव करने के लिए. बट ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि जो लीडर्स हैं वो पावर टैक्टिक्स को यूज़ नहीं करते फॉर गोल अटेनमेंट, गोल अचीवमेंट, बट दे यूज़ बेसिकली गोल कंपैटिबिलिटी वगैरह. दे सी गोल कंपैटिबिलिटी, वो देखते हैं कि कितनी है बिटवीन द फॉलोअर्स की और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की क्या कंपैटिबिलिटी है, हाउ दे मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देयर फॉलोअर्स. ठीक है, और वो ये देखते हैं कि वो विच लीडरशिप स्टाइल्स दे कैन बी यूज्ड टू गेट द इफेक्टिव आउटकम्स. तो इफेक्टिवनेस को इन्हांस करने के लिए किस तरह के लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं. दैट इज़ व्हाट द रोल ऑफ द लीडर इज़. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड हमने पावर में देखा कि पावर में ये देखा जाता है कि आपने पावर टेक्टिक्स कौन से यूज़ करने हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटकम्स. तो वहाँ पे लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, यहाँ पर जो है वो पावर टेक्टिक्स पे फोकस किया जाता है. इसी तरह हमने देखा कि जो लीडर है वो तो बेसिकली उसका डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, वो और वो मिनिमाइज करता है द अपवर्ड और लिटरल इन्फ्लुएंस, ट्राइज टू मिनिमाइज. But on the other hand, we also saw that जो power है that is not related only specifically to downward influence, but also it's related to that literal influence भी power में आ जाता है और upward influence भी power में आ जाता है. फिर हमने bases of power discuss की and with respect to that we discussed basically 5 different bases of power, जिनमें हमने देखे legitimate power देखी. ठीक है, और विच इज़ द फॉर्मल पावर जो कि आपकी हायरार्की की वजह से इन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में आप कहाँ पर हैं, वेयर ऑर्गेनोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज़ योर पोजीशन, आप किस हायरार्की पे हैं, वो वहाँ से आपको आती है. फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो स्टेटस है उसके बेस के ऊपर आपको वो पावर मिलती है. दैट्स द लेजिटिमेट पावर. ठीक है, उसके बाद हमने फिर देखा कि देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ जो फॉर्मल पावर्स हैं वो थी. एक हमने रिवॉर्ड पावर देखी और दूसरी हमने कोर्सिव पावर देखी. तो रिवॉर्ड पावर आपके पास कितना होल्ड है ओवर द डिफरेंट रिवॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कितनी आप रिवॉर्ड, हाउ फार यू कैन रिवॉर्ड द एम्प्लॉइज. ठीक है, तो ये तो वो आगे रिवॉर्ड पावर. एंड कोर्सिव पावर इज द ऑपोजिट ऑफ दिस, जिसमें ये आगे क्या पनिश कितना कर सकते हैं एम्प्लॉइज को, कितनी आपके पास जो है वो अथॉरिटी है कि आप कहाँ तक किस हद तक क्या पनिशमेंट्स दे सकते हैं एम्प्लॉइज को. तो वो दैट इज़ द कोर्सिव पावर. ठीक है, उसके बाद हमने एक्सपर्ट और रेफरेंट पावर्स भी देखी एंड मैंने आपको इन सब की एग्जांपल्स भी दी. ठीक है, तो एक्सपर्ट पावर जो है वो क्या आ जाती है कि आप हाउ मच आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, हाउ यू आर गुड एट परफॉर्मिंग समथिंग, किसी टास्क के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आप कितनी एक्सपर्टीज है आपकी. ठीक है, नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज आपकी कितनी है.
सो दैट इज बेसिकली द एक्सपर्ट पावर। और इसके अलावा हमने देखी थी जो रेफरेंट पावर है, विच इज द करिश्मा दैट इज एसोसिएटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओइंग टू हिज पर्सनालिटी, और हर पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से हो, या और जो है वो किसी फैक्टर्स की वजह से हो जिसमें आप उसको आइडियलाइज करते हैं उस इंडिविजुअल को, और वो आपके बिहेवियर को इसलिए इन्फ्लुएंस कर सकता है बिकॉज यू लाइक दैट पर्सन, यू आइडियलाइज दैट पर्सन एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई विद दैट पर्सन। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी रेफरेंट पावर है, जिसमें मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी कि सेलिब्रिटीज वगैरह इसमें आ जाती हैं, और जिनसे एडवर्टाइजमेंट्स में जिनको कास्ट किया जाता है, जिन सेलिब्रिटीज को, दैट इज द रीजन कि आप जो है वो उन जैसे आप उनके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके ईटिंग पैटर्न्स को, यू वांट टू आइडेंटिफाई मोर विद देम। ठीक है, और उनके जो वर्ड्स हैं दे कैरी मोर मीनिंग फॉर यू देन फॉर एनी अदर इंडिविजुअल। तो दैट इज बेसिकली, सो दैट इज द पावर दैट दे हैव, सो दिस इज द रेफरेंट पावर। ठीक है, तो उनके पास कोई फॉर्मल पावर नहीं है, बट इट्स जस्ट अ पर्सनल पावर दैट दे हैव। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। तो ये हमने डिफरेंट बेसिस ऑफ पावर की। इसके बाद हमने देखा कि हाउ डिपेंडेंसी इज द की टू पावर। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको डिपेंडेंसी पोस्टुलेट बताया, इसमें मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्स जो है वो या जो भी पावर है वो जितनी ज़्यादा स्कार्स होगी, जो रिसोर्स जितना ज़्यादा स्कार्स होगा, ठीक है, और यानी कि वो इतना अबंडेंटली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह जो जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी जिस रिसोर्स की, एंड थर्डली जो रिसोर्स जो है वो रिप्लेसेबल भी नहीं है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा पावरफुल रिसोर्स है। जैसे कोई किसी की कोई एक्सपर्टीज़ है, कोई फॉर एग्जांपल कोई एक टेक्निकल नेचर की फर्म है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको टेक्निकल, यू नीड समबडी हु इज हाईली यू नो जिसके पास हैंड्स ऑन नॉलेज है, टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस जॉब के उसका, ठीक है, और वो बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। ठीक है, और इस तरह का आपको देयर इज समबडी हु इज वेरी मच एक्सपर्ट ऑन दैट। तो वो टेक्निकल ओरिएंटेड जो एक फर्म है उसमें तो वो एक बड़ा कैपेबल रिसोर्स होगा, और उसमें वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा फॉर अ टेक्निकल ओरिएंटेड फर्म, जो टेक्निकल नेचर की फर्म है। ठीक है, जिससे रेलेवेंट उस पर्सन की एक्सपर्टीज है, तो ही विल बी अ वेरी की पर्सन फॉर दैट कंपनी। बट फॉर अनदर कंपनी, जो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लेबर इंटेंसिव कंपनी है जिसका बड़ा एक रूटीन और मोनोटनस किस्म का काम है, ठीक है, और वो जो जॉब है उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो दैट इज बेसिकली आपकी रूटीन लाइक वर्क है, और इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडवांस्ड स्किल्स और नॉलेज नहीं चाहिए, वहां पर वो जो पर्सन है, दैट सेम टेक्निकल पर्सन, विल ही हैव एनी इंपॉर्टेंस इन दैट फर्म, उस लेबर इंटेंसिव फर्म में? ऑफ कोर्स ही वॉन्ट हैव एनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, बिकॉज उसकी वाई, क्योंकि वो जो स्किल्स उसके पास हैं वो उस जॉब के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर नॉट रेलिवेंट, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर उसकी पावर होगी कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में, ही वॉन्ट हैव एनी पावर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फर्म है इसमें शायद वो इतना पावरफुल होगा कि इफ ही यू नो ही might be as powerful in this firm that he might he can basically dictate कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी पॉलिसीज को कर सकता है, और the organization does not want to lose that employee because specifically when the market situation या लेबर मार्केट में जो सिचुएशन है वो भी टाइट हो अगर, ठीक है, और उस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंटली अवेलेबल ना हो, उनकी स्कार्सिटी हो इतनी टेक्निकल, और आपको पता है कि हमेशा जो हाई स्किल्ड वर्कर्स होते हैं देयर ऑलवेज इन स्कार्सिटी। दिस इज ऑलवेज अ डिलेमा कि जो हाई स्किल्ड, जैसे जैसे स्किल्स हाई होती जाती हैं वैसे वैसे आपका जो लेबर पूल है वो भी टाइट होता जाता है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जितनी लेबर आपको, यू नो दैट ऑलवेज अनस्किल्ड लेबर इज इन अबंडेंस। ठीक है, बट जो हाईली स्किल्ड लेबर है दे आर ऑलवेज इन स्कार्सिटी, देयरफॉर वो दे हैव मोर पावर। ठीक है, वो अपनी मार्केट में उनके पास नेगोशिएशन पावर्स भी ज़्यादा होती हैं, एंड अदर काइंड्स ऑफ पावर्स भी, जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं दे हैव मोर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पावर, ये हमने देखा था डिपेंडेंसी पोस्टुलेट में। फिर पावर टैक्टिक्स जो हैं वो फॉर टुडेज डिस्कशन हम क्या देखेंगे, हम आज पावर टैक्टिक्स को देखेंगे। विल सी द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पावर टैक्टिक्स। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने इतनी वी डिड नॉट डिस्कस देम इन आवर 21st लेक्चर, सो अब हमने आई हैव मेड देम अ पार्ट ऑफ आवर 22nd लेक्चर। सो आज का जो लेक्चर है उसके ये बेसिकली पार्ट हैं।
कि हाउ यू नो द पावर टैक्टिक्स जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट आउटकम्स को। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं बेसिकली कि इफेक्टिवनेस जो है वो पावर बेसिस की। एक तो हम ये देखेंगे कि जो हमने 5 बेसिस ऑफ पावर डिस्कस की, जो हमने पर्सनल पावर और जो फॉर्मल पावर की बेसिस डिस्कस की, हाउ इफेक्टिव दे आर, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ कैसे वो इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉयज़ को या उनके आउटकम्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद हम पावर टैक्टिक्स को देखेंगे सबसे पहले तो कि व्हाट आर पावर टैक्टिक्स, व्हाट डू वी मीन बाय पावर टैक्टिक्स, ठीक है। उसके बाद देन वी विल बी सीइंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पावर टैक्टिक्स, ठीक है। सो वी विल बी सीइंग दोज फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द choice and effectiveness, how you choose that which power tactic you have to apply and what about the effectiveness of that power tactic, तो हम ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि preferred power tactics कौन से हैं, influence direction, and then we will be seeing the political behavior। उसके बाद हम देखेंगे determinants of political behavior, then we will be seeing the influences of political behavior, and lastly we will be seeing the organizational policies and resource allocations। So we have this agenda for today. So let's start with the effectiveness of power sources. तो power sources हैं जो they are basically आपको मैंने बताया कि हमारे पास पर्सनल पावर के सोर्सेज हैं और जो फॉर्मल पावर के सोर्सेज हैं। लेजिटिमेट पावर की हम बात करते हैं। तो लेजिटिमेट पावर जो है ये बेसिकली क्या है कि आपकी बेसिकली it is coming from the hierarchical position that you are having in the organization। जैसे कोई मैनेजर है, आपका जो इमीडिएट बॉस है या मिडिल लेवल मैनेजर है, तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे मैनेजर्स का लेवल आप होता जाता है वैसे वैसे उनके पास पावर भी ज़्यादा आती जाती है बिकॉज ऑफ देयर हायर हायरार्किकल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या आ गई, ये लेजिटिमेट पावर है। तो रिसर्च ये शो करती है कि लेजिटिमेट पावर इज़ नॉट रिलेटेड टू द एम्प्लॉई आउटकम्स, यानी एम्प्लॉयज़ की अगर आप लेजिटिमेट पावर बेस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका जो है वो आपकी इन आउटकम्स को नहीं इन्फ्लुएंस करेगी, सच एज आपकी सेटिस्फेक्शन को, कमिटमेंट को, प्रोडक्टिविटी को, इन चीज़ों को। देयर इज एविडेंस दैट लेजिटिमेट पावर डज नॉट इन्फ्लुएंस योर आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पावर आपके पास है, एक्सपर्ट एंड रेफरेंट पावर्स हैं जो दे आर बेसिकली शोन टू हैव पॉजिटिव आउटकम्स on for the employees, such as जो ये sources of power हैं they are shown कि वो employee satisfaction को enhance करते हैं, commitment को enhance करते हैं, organizational commitment को enhance करते हैं। यानी expert power और referent power जितनी ज़्यादा होगी आपके पास उतनी employees के जो outcomes हैं they will be more favorable, they will be more satisfied and they will be more committed। अब ये देखें ना कि वैसे भी ये सॉफ्टवेयर जो पावर के सोर्सेज हैं, ठीक है, और जो दूसरे सोर्सेज हैं जैसे कोर्सिव पावर है तो इट इज़ अ हार्डर पावर सोर्स, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेसिकली जब व्हेन यू दे परसीव कि वो जो मैनेजर है वो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके आउटकम्स को, या अगर आप पनिश करें या आप उनको सैंक्शन करें एम्प्लॉयज़ के कुछ बिहेवियर्स को, और व्हेन द एम्प्लॉयज़ परसीव दैट योर मैनेजर कैन सैंक्शन या आपको कोर्सिव जो अपनी पावर है उसको यूज़ कर सकता है, तो वो एम्प्लॉयज़ को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। इट नेगेटिवली इफेक्ट्स देयर सेटिस्फैक्शन at the job and it negatively affects their commitment with the organization. So this power tactic basically can backfire। जब आप ये परसीव करेंगे कि आपका जो काम है उसका जो आउटकम है दैट इज रिलेटेड टू द कोर्सिव पावर, ठीक है, तो फिर वो आपको नेगेटिव। लेकिन अगर वो रिवॉर्ड पावर से रिलेटेड हो तो वो पॉजिटिवली आप उसमें यू गेट मोर मोटिवेटेड एंड यू वर्क इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, आप काम करते हैं। तो कोर्सिव पावर सोर्स जो है बट इट हैज़ अ नेगेटिव, इट हैज़ रिपोर्टेड टू हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉई आउटकम्स या एम्प्लॉई आउटपुट के ऊपर। अच्छा, पावर टैक्टिक्स की हम बात कर रहे थे, तो देयर आर बेसिकली आप जो पावर आपके पास है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट पावर, आपने उसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेज जिसमें आप उस पावर को यूज करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि हर एक के पास डिफरेंट पावर जो है वो सोर्सेज हर किसी के डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट लेवल, हर किसी का ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर किसी के पास डिफरेंट लेजिटिमेट पावर डिफरेंट हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ के पास जो है वो लेजिटिमेट पावर हो ही ना या फॉर्मल पावर ना हो, दे ओनली हैव द एक्सपर्ट एंड द रेफरेंट पावर, ठीक है। या जैसे आपके अगर, तो इसीलिए
इससे आप लोग ये भी समझने की कोशिश करें कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि लीडरशिप जो है वो उसमें इन्फ्लुएंस सिर्फ डाउनवर्ड होता है, लेकिन पावर जो है उसमें इन्फ्लुएंस इट्स नॉट ओनली डाउनवर्ड, बट आप उन टैक्टिक्स को यूज करते हैं नॉट ओनली टू इन्फ्लुएंस द डाउनवर्ड बट ऑल्सो फॉर द लिटरल इन्फ्लुएंस एंड ऑल्सो फॉर द अपर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो एट ऑल लेवल्स आप इन्फ्लुएंस करने के लिए पावर को यूज करते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब पावर से आप ये मुराद ना समझें सिर्फ कि वो फॉर्मल पावर ही है, ठीक है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो पर्सनल पावर भी हो सकती है। तो जो मेनली अब पर्सनल पावर है उसके थ्रू आप जो है वो लेटरल इन्फ्लुएंस और जो अपवर्ड इन्फ्लुएंस है वो मेनली पर्सनल पावर के थ्रू होता है, और जो डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस है वो दैट इज थ्रू द जो आपकी दूसरी पावर है, जैसे रिवॉर्ड पावर है या जो लेजिटिमेट पावर है, उसमें डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस में तो काफ़ी सारे सोर्सेज इनमें से यूज हो सकते हैं। ठीक है, जो अगर आपके पास वो हैं तो वो डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस के लिए। तो अगर इफ समबडी डज नॉट हैव एनी पावर तो वो तो पावर टैक्टिक नहीं यूज करेगा ना, या वो क्या पावर टैक्टिक यूज कर लेगा। ठीक है, तो पावर बेसिकली क्या है कि आप इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, किन टैक्टिक्स को आप यूज कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। सो वी विल बी सीइंग दोस टैक्टिक्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इससे ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि कैसे पावर जो है वो कैसे एट ऑल लेवल्स इन्फ्लुएंस कर सकती है, और बट लीडरशिप इज अबाउट द डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने आपको इतनी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट इट, अब कैसे आपसे क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू इलेबोरेट ऑन दिस एंड यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अच्छा, जो पावर टैक्टिक्स हैं ये हमने ways in which the individual translates power bases into specific actions। ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स आपके पास कोई इसमें ये चीज भी क्लियर होगी कि अगर कोई पावर बेस होगी तो फिर ही आप अपने जो है वो स्पेसिफिक एक्शंस जो हैं उनमें उनको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे जिसके पास द पर्सन जिसके पास फॉर्मल पावर है, इट इज पॉसिबल कि आपका जो बॉस है उसके पास रेफरेंट पावर ना हो। ठीक है, यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप्स योर बॉस, यू डोंट लाइक योर बॉस, यू डोंट वांट टू आइडेंटिफाई विद योर बॉस। ठीक है, दैट्स पॉसिबल, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, कि उसके पास, आपके बॉस के पास, ही डज नॉट हैव अ रेफरेंट पावर बट ही इज द लेजिटिमेट पावर, ही इज द रिवॉर्ड पावर, ही इज द कोर्सिव पावर। ही माइट हैव सम मतलब वो उसके पास नॉलेज पावर भी हो सकता है, होगी, एक्सपर्ट पावर भी होगी, लेकिन हो सकता है उसके पास रेफरेंट पावर ना हो। इसी तरह ये पॉसिबल है कि आपके जो बॉस है उससे ज्यादा एक्सपर्ट पावर आपके कोवर्कर के पास हो। ठीक है, तो वो उसके पास वो ज्यादा पावर हो, एक्सपर्ट पावर ज्यादा हो कंपेयर टू योर बॉस, दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, बट योर कोवर्कर डज नॉट हैव द लेजिटिमेट और द फॉर्मल पावर्स। तो इनके फिर जो इन्फ्लुएंस है इन सब का, जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट पावर बेसिस, जो इनका इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स जो हैं दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, सो अब दीज आर द इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स दैट वी हैव हियर। तो इनकी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। आपकी बुक में तो ऑफ कोर्स इनकी एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, यहाँ पर इन स्लाइड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, बट लेट्स हैव अ लुक। लेजिटिमेसी है एक पहला। लेजिटिमेसी इज बेसिकली कि आप जो आपकी लीगल मतलब फॉर्मल जो पावर है, लेजिटिमेसी इज दैट। ठीक है, जो लेजिटिमेट पावर है कि आप जो फॉर्मल अपनी अथॉरिटी है उसको हाउ मच, हाउ फार, हाउ यू यूज योर फॉर्मल अथॉरिटी टू गेट द वर्क डन एंड टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉइज बिहेवियर। ठीक है, तो वो विद इन आपका जो द कॉन्ट्रैक्ट है, विद इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप किसी से क्या काम करवा रहे हैं, उसका बिहेवियर को कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल आप किसी अपने जो एम्प्लॉई है या वर्कर जो है, सबऑर्डिनेट है, उसको कोई भी ऐसा काम दें जो कि विच इज एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या जो आपकी अथॉरिटी में भी है। ठीक है, तो वो क्या है कि लेजिटिमेसी टैक्टिक यूज होगा कि आप ये कहेंगे कि दिस इज द फॉर्मल मेरी अथॉरिटी है एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू हैव टू गेट इट डन। ठीक है, तुमने ये करना है बिकॉज दिस इज I have this authority, it will be a legitimate order, ठीक है, and it is within the terms of the contract, therefore you are supposed to do it। तो वो क्या हो गया, वो एक legitimate influence हो गया, या legitimate जो power tactic है या influence tactic हो गया कि आप उसको कहेंगे कि this is as per the terms and conditions, as per the policies of the organization, as per the terms of contracts, the contract, therefore you have to perform this task or this activity। तो ये क्या है कि आप उसका behavior influence कर रहे हैं through legitimacy। ठीक है, you are saying that it is a legitimate command, therefore you have to perform this command। दूसरा जो influence tactic है that is rational persuasion। ठीक है, so rational persuasion is just as the name indicates that you try to persuade someone to do something because
आप उसकी रैशनल देते हैं, आप उसका लॉजिक देते हैं दैट दिस इज हाउ, दिस इज व्हाई इट शुड बी डन। ठीक है, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेना है या कोई काम करना है या कोई टारगेट है या कोई गोल है, उसकी अचीवमेंट है, तो यू गिव अप्रोप्रिएट रीजनिंग, यू गिव जस्टिफिकेशन दैट दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू इट एंड दिस इज व्हाई इट हैज टू बी डन। तो आप उसकी लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन देंगे टू द अदर पार्टी एंड यू विल ट्राई टू कन्विंस द अदर पार्टी टू डू इट बिकॉज ऑफ द रैशनल रीजंस, बिकॉज ऑफ द लॉजिक्स अंडरलाइंग दैट एक्टिविटी, या उस काम के पीछे जो अंडरलाइंग लॉजिक्स हैं या रीजनिंग दे के आप उसको कन्विंस करते हैं, दैट इज रैशनल परसुएशन। इस तरह से आप फिर क्या करेंगे, उसको कन्विंस करके रैशनली उसका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। इंस्पिरेशनल अपील्स में क्या है कि यू जस्ट ट्राई टू बेसिकली मोटिवेट द अदर पर्सन बाय अपने वर्ड से या अपनी सेइंग से आप उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन, कि वो कर लें। ठीक है, यू ट्राई टू मोटिवेट हिम। कंसल्टेशन में इज दैट यू बेसिकली आप जो है वो you have to make some decision, you have to do something, get something done, तो आप उनको बुलाएंगे and take a consultation from them, जो is just similar to the जो हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं या सपोर्टिवनेस की बात करते हैं, जिसमें फिर वो जो एम्प्लॉयज हैं या जिससे भी आपने अपना काम करवाने, तो उससे आप दे ओन मोर विद यू विद अदर पार्टी। ठीक है, तो वो बेसिकली एंड देन दैट जब आप कंसल्टिंग वे में किसी से कोई डिस्कशन करेंगे या कंसल्टेशन लेंगे, तो देन अगेन द चांसेस आर हाई दैट यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। तो कंसल्टेशन कैन बी एन अदर इन्फ्लुएंस टैक्टिक। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कि मतलब कंसल्टेशन में फिर ये आ गया ना कि यू आर टेकिंग द से ऑफ द अदर पर्सन, और उसकी राय, और फिर उसको giving him or her the sense of ownership and then making the decision instead of telling the other person that you have to do this and उसमें फिर दूसरी tactics use करना। तो इसकी बजाय ये जैसे participative decision making में होता है। exchange जो है that is the other कि exchange में क्या है कि आप basically simple that you do this and I will give you this, आप ये करेंगे तो ये आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फॉर दिस मच वर्क यू विल गेट दिस वन। सो दिस सिंपल एक्सचेंज एक टैक्टिक है। ठीक है, कि ये आप यूज कर सकते हैं। या अगर इफ यू विल डू, आप अपने कोवर्कर को कहें कि अगर तुम मेरे लिए मेरा ये काम कर दो, तो टुडे यू सिट लेट फॉर मी, डू माई वर्क, टुमारो और सम अदर डे व्हेन यू नीड माई हेल्प आई विल डू योर वर्क, आई विल सिट लेट फॉर यू, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सचेंज है। सो दिस इज अगेन एन a way to influence tactic है, और influence किसी दूसरे का बिहेवियर करने का another way। ठीक है, तो आप एक्सचेंज करें। उसके बाद पर्सनल अपील्स हैं। पर्सनल अपील्स में अगेन जो आप पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि यार डू दिस, ठीक है, तो वो दे आर बेसिकली पर्सनल। सो रिक्वेस्ट द पर्सन पर्सनल, आप उसके ऊपर होके नॉट द ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन एक पर्सनल इन अ फ्रेंडली वे यू आस्क द अदर पर्सन टू डू समथिंग। उसके बाद इनग्रेटिएशन है। इनग्रेटिएशन में क्या होता है कि आप यू यूज द टैक्टिक ऑफ फ्लैटरी का टैक्टिक यूज करते हैं। ठीक है, पंप करना किसी दूसरी पार्टी को, दूसरे पर्सन को। ठीक है, उसको फ्लैटर करके कोशिश करना कि गेट द वर्क डन। ठीक है, तो ये इनग्रेटिएशन अक्सर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके मैनेजर्स हैं, जो समटाइम्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या सिलेक्शन में इनग्रेटिएशन बहुत यूज होती है कि जब सिलेक्शन में इंटरव्यू जब हो रहा होता है, तो उसमें जो इंटरव्यू है वो समटाइम्स इनग्रेटिएशन यूज कर सकता है। जैसे वो दूसरे जो इंटरव्यूअर है उसके वर्ड्स जो हैं उनको सेकंड करना। ठीक है, एंड आई ट्राइंग टू आइडेंटिफाई विद व्हाट द इंटरव्यू इज सेइंग। ठीक है, या उसको फ्लैटर करना, या उसके साथ जो है वो डोंट एंटर इनटू उसके नेगेटिव आर्गुमेंट्स वगैरह में उसके साथ ना एंटर होना। एंड दिस इज ऑल देव डिफरेंट वेज है फ्लैटरी करना उसकी। ठीक है, और दीज आर ऑल द वेज टू बेसिकली गेट द टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो इनग्रेटिएशन जो है इट हैज बीन सजेस्टेड इन लिटरेचर, रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि इनग्रेटिएशन जो है वो बहुत टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट इट इन्फ्लुएंसेस द आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करती है, स्पेशली जो सिलेक्शन आउटकम्स हैं उनको। तो जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो हैं, वो ज़्यादा इनग्रेटिएशन करते हैं एंड दे डू इट टैक्टफुली। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो मैनेजर है, वो जो इंटरव्यूअर है, वो वाकई इनग्रेटिएशन के रिजल्ट में उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है।
बट इनग्रेटिएशन जो है वो इट इज़ नॉट वेरी मच लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी जब हो रही होती है उसमें भी एम्प्लॉयज़ जो है वो समटाइम्स इनग्रेटिएशन करने की कोशिश करते हैं, बट मतलब जैसे दे विल फ्लैटर, ट्राई टू फ्लैटर करने की कोशिश करते हैं बॉस को, या अपने जो आउटकम्स हैं उनको इन्फ्लेट करके प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने रिजल्ट्स को, अपने अचीवमेंट्स को इन्फ्लेट करके प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बट रिजल्ट्स और रिसर्च ये शो करती है कि इनग्रेटिएशन जो है वो हर सिचुएशन में इट मे नॉट बी इक्वली इफेक्टिव। सिलेक्शन में तो इट हैज़ बिन रिपोर्टेड टू बी वेरी इफेक्टिव, लेकिन जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की हमने बात की तो उसमें इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डाउटेड है इनग्रेटिएशन की, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका बॉस है उसको आप इनग्रेटिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो ही इज़ ऑलरेडी फेमिलियर विद योर परफॉर्मेंस, ठीक है, वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड से, आपकी परफॉर्मेंस से ऑलरेडी फेमिलियर है, उसको ये अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह दैट हाउ मच यू आर इनग्रेटिएटिंग एंड टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। देयरफॉर जो सिलेक्शन है उसमें इट माइट बैकफायर, एक्चुअली इट मे नॉट इफेक्ट, इतनी इफेक्टिव हो सकता है ना हो, बट यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट जो उसमें डिफरेंटली आपका जो इनग्रेटिएशन है वो वर्क कर सकती है। जो एम्प्लॉयज दे शुड यू टेक दिस क्वेश्चन। उसके बाद प्रेशर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे यू जस्ट ट्राई टू प्रेशराइज समवन टू डू समथिंग, ठीक है, आप उसको प्रेशराइज करें, तो बेसिकली क्या है कि एक कोर्सिव टैक्टिक ही है ना जो आप यूज़ करते हैं कि आप किसी को प्रेशराइज करें टू गेट समथिंग डन, या किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप प्रेशर करें। फिर कोलेशंस हैं, जो कोलेशंस बेसिकली क्या है कि ग्रुप्स जो हैं वो जब फॉर्म हो जाते हैं टू गेट समथिंग डन, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए समटाइम्स कोलेशंस फॉर्म हो जाती हैं, तो ये कोलेशंस जो हैं दे आर ऑल्सो एन इन्फ्लुएंस टैक्टिक के थ्रू कोलेशंस यू गेट द वर्क डन, या किसी को इन्फ्लुएंस करने की बिहेवियर को कोशिश की जाए अगर। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रिफर्ड पावर टैक्टिक्स हैं वो कौन से हैं बाय इन्फ्लुएंस डायरेक्शन। तो रिसर्च वो ये शो करती है कि अपवर्ड इन्फ्लुएंस के लिए तो रैशनल परसुएशन इज बेटर, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स जब आपने अपने बॉस को या अपने किसी सीनियर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी है तो आप उसको रैशनल परसुएशन, फॉर एग्जांपल आपका यू वांट सैलरी इंक्रीज, ठीक है, मतलब आपकी जो सैलरी है वो आप उसमें 10% रेज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन या जो बॉस है उसकी तरफ से 5% रेज जो है वो रिकमेंड हुआ है, ठीक है, आपके फ्रॉम योर बॉस, तो आप लेकिन चाहते हैं कि इट शुड बी 10%, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट टैक्टिक विल यू यूज, हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर और द डिसीजन ऑफ योर मैनेजर और बॉस। तो एक तो यहाँ पे अपवर्ड इन्फ्लुएंस होगा बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रॉम डाउन टू अप लेवल है, तो इसलिए अपवर्ड इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा ये कि अब ये सारे पावर टैक्टिक्स हैं तो इनमें से आप कौन सा टैक्टिक यूज़ करेंगे। अगर आप पिछली स्लाइड के ऊपर जाके देखें दोबारा तो आप ऑफ कोर्स आप कंसल्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सचेंज भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि अगर वो आपको 10% दे रेज दे तो आप जो है यू कैन वर्क दिस फॉर यू और दैट, या उसका कोई भी ऑफिस का टास्क या उनको एनीथिंग आप उसको किस तरह से भी एक इनफॉर्मल बेसिकली वे में हो जाता है। फिर उसके बाद जो पर्सनल अपील्स हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इनग्रेटिएशन इज़ वेरी मच लाइकली कि आप इनग्रेटिएट कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब ऑफ कोर्स प्रेशर या कोलिशंस वगैरह जो है वो शायद इतनी आप ना यूज़ कर सकें इस अपवर्ड इन्फ्लुएंस में, लेकिन ये आप ये देखें कि यहाँ पे जो रिसर्च शो करती है कि सबसे इफेक्टिव जो वे है वो रैशनल परसुएशन है यहाँ पर, कि ट्राई टू इन अपवर्ड इन्फ्लुएंस, कि आप रैशनली उसको अपने जो बॉस है उसको एग्जांपल्स दें और उसको लॉजिक दें और उसको ये कोशिश करें कन्विंस करने की दैट योर डिमांड इज जस्टिफाइबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जब 10% मांग रहे हैं तो आप अपने कोवर्कर्स की एग्जांपल दे सकते हैं या दूसरे फेलो कोलीग्स की एग्जांपल दे सकते हैं जो कि हु आल्सो गॉट 10% जो सिमिलर लेवल पे थे एज यू, और द पीपल हु आर योर काउंटर पार्ट्स हु आर ड्रॉइंग मोर देन यू, ठीक है। डिफरेंट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं ना कि ऑन किसी बेस के ऊपर तो आपने अपनी भी डिमांड लेके गए हैं ना, तो दैट बेस शुड बी देयर एंड ऑन दैट बेस शुड बी मेड अ बेस टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, मतलब वही एक इन्फ्लुएंस टैक्टिक होना चाहिए कि आप अपनी एक एक्सटर्नल मार्केट की एक सिनेरियो प्रेजेंट कर सकते हैं कि जी जो दूसरी फर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एट द पोजीशन एट विच यू आर, तो वो काउंटर पार्ट्स को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में व्हाट दे आर गेटिंग, ठीक है, तो दिस इज ऑल रैशनल परसुएशन बेसिकली। उसके बाद है हमारा डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस,
तो डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस में हो जब आप अपर लेवल मैनेजमेंट ने जब लोअर लेवल को करना है, उनकी डायरेक्ट करना है या उनका जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, तो उसमें देयर आर अ नंबर ऑफ प्रिफर्ड पावर टैक्टिक्स सच एज रैशनल परसुएशन। तो रैशनल परसुएशन तो है ही है कि एक विच इज़ अ गुड ऑप्शन, विच हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी अ गुड ऑप्शन। उसके बाद इंस्पिरेशनल अपील्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस, ठीक है। आप यानी कि मोटिवेट करने की, जैसे समटाइम्स लीडर्स करते हैं या मैनेजर्स करते हैं द टॉप लेवल, सो दे ट्राई टू मोटिवेट द वर्कर्स। देन प्रेशर यूज हो सकता है, अक्सर ऑफ कोर्स ये भी यूज होता है, प्रेशर टैक्टिक्स यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो अपर लेवल डाउनवर्ड लेवल के ऊपर प्रेशराइज उनको करती है, दैट डू दिस डू दैट एंड अदरवाइज दीज विल बी द आउटकम्स दैट विल बी। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स जो यूज हो सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि कंसल्टेशन जो है ये भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस। इनग्रेटिएशन कैन बी यूज्ड फॉर द डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस, मतलब आप जैसे एक जो हायर लेवल है मैनेजर का, वो लोअर लेवल मैनेजर को कैसे इनग्रेटिएट करे, दैट यू परफॉर्म, यू डिड वेरी वेल इन दिस ईयर एंड आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट इन दैट ईयर, यू विल गेट दिस मच एंड ऑल। सो दिस इज ऑल बेसिकली उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी पास परफॉर्मेंस को आप उसको हाईलाइट करें, उसको इनग्रेटिएट करें, तो दैट्स ऑल। सो देन एक्सचेंज भी हो सकती है और लेजिटिमेसी भी हो, लेजिटिमेसी तो ऑफ कोर्स दैट इज देयर इन केस ऑफ डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस। अच्छा, लिटरल इन्फ्लुएंस है जो इसमें द टैक्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड आर द रैशनल परसुएशन, अगेन देयर इज कंसल्टेशन, देयर इज इनग्रेटिएशन, देयर इज एक्सचेंज, देयर इज लेजिटिमेसी, देयर इज पर्सनल अपील्स एंड देयर आर कोलेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें, और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखेंगे जो रैशनल परसुएशन है दैट इज़ एवरीवेयर, किसी भी इन्फ्लुएंस के ऊपर रैशनल परसुएशन इज़ एवरीवेयर, यानी कि कहीं पे भी किसी भी लेवल पे अगर आपने इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो रैशनल परसुएशन इज़ द दैट हैज़ ऑल्सो बीन प्रूवन टू बी द बेस्ट टैक्टिक, यानी कि वो एक अच्छा टैक्टिक हुआ गया। उसके बाद फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पावर टैक्टिक्स। तो अभी हम वो फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि हाउ यू हैव टू चूज बिटवीन द डिफरेंट पावर टैक्टिक्स। तो आप ये देखें कि किसी भी एक तरह के इन्फ्लुएंस के लिए देयर आर अ नंबर ऑफ पावर टैक्टिक्स दैट हैव बीन गिवन एक्सेप्ट फॉर द अपवर्ड इन्फ्लुएंस, वहाँ पे सिर्फ रैशनल परसुएशन दी गई है। तो बाकी जो है उनमें अ नंबर ऑफ टैक्टिक्स हैं जिनमें से यू हैव टू चूज बिटवीन दोज टैक्टिक्स। तो आप कैसे चूज करेंगे उसके लिए देयर आर अ फ्यू गाइडलाइंस दैट आर अवेलेबल टू अस। वन इज सीक्वेंसिंग ऑफ टैक्टिक्स, सो सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर टैक्टिक्स दे वर्क बेस्ट। तो एक चीज तो ये हो गई कि आप start with the softer tactics and then if those softer tactics are not working, such as softer tactics में क्या आ सकता है, कंसल्टेशन आ सकती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ये यहाँ पर पीछे वाली स्लाइड में देखें तो इसमें कंसल्टेशन आ सकती है, इसमें इनग्रेटिएशन इज अ सॉफ्टर टैक्टिक, इंस्पिरेशनल अपील्स दे आर अ सॉफ्टर टैक्टिक, ठीक है। तो ये दीज आर द सॉफ्टर टैक्टिक्स, ये आप यूज कर सकते हैं। एंड देन द हार्डर टैक्टिक्स आर प्रेशर, हार्डर टैक्टिक्स जो हैं उनमें क्या आ जाता है कि प्रेशर जो है वो आ जाता है, या लेजिटिमेसी वगैरह, ये दीज आर द हार्डर टैक्टिक्स। सो स्किलफुल यूज ऑफ अ टैक्टिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हाउ यू हैव टू यूज अ टैक्टिक दैट शुड बी यूज्ड विद स्किल। उसके बाद रिलेटिव पावर ऑफ द टैक्टिक यूजर इज इंपॉर्टेंट, सम टैक्टिक्स वर्क बेटर व्हेन अप्लाइड डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको जैसे यहाँ पे पिछली स्लाइड में डिस्टिंक्शन भी बता दी, और देखें कि हर जो आपने किस लेवल के ऊपर ऑपरेट करना है, कहाँ पे इन्फ्लुएंस करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू चूज द पावर टैक्टिक, अदरवाइज इट वॉन्ट बी वर्किंग बेस्ट। सो इट इज द रिलेटिव पावर ऑफ द टैक्टिक जो है वो डिपेंड करती है कि लेवल किस लेवल के ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है। सो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट अटैचिंग टू द टैक्टिक, ठीक है, इज द रिक्वेस्ट लेजिटिमेट। तो अगर वो रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स लेजिटिमेट है तो फिर भी अगेन आपका जो टैक्टिक है इट विल बी अटैच्ड टू द सिलेक्शन ऑफ द टैक्टिक है, आपने कौन सा सिलेक्शन यूज करना है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेजिटिमेसी ऑफ द रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू प्लेस, ठीक है। उसके बाद है हाउ द रिक्वेस्ट इज परसीव्ड, इज द रिक्वेस्ट कंसिस्टेंट विद द टारगेट्स वैल्यूज, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट कि अगर वो उसके वैल्यूज के साथ अगर कॉन्ग्रुएंस है उनमें तो फिर देन योर चॉइस ऑफ टैक्टिक विल बी डिफरेंट। इफ देयर इज नो कॉन्ग्रुएंस बिटवीन देम, आपके जो पर्सनल टारगेट्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट आर बीइंग आस्क्ड टू यू, तो वो अगेन देन इट विल अफेक्ट द इफेक्टिवनेस भी उसके इफेक्ट करेगी और चॉइस को भी टैक्टिक को लिंक्ड है उससे। द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द कल्चर अफेक्ट्स यूजर्स चॉइस ऑफ टैक्टिक,
कि क्या कल्चर वहाँ पे, अगर वो वहाँ पे प्रेशर का कल्चर है या कोलिशंस का कल्चर है, तो वो इस तरह के जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और फिर वो उनके उस तरह के आउटकम्स भी होते हैं। देन कंट्री स्पेसिफिक कल्चरल फैक्टर्स में आ जाते हैं लोकल वैल्यूज़ फेवर सर्टन टैक्टिक्स ओवर द अदर्स। सो कोलिशंस मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इट इज़ यूज्ड एज अ पावर टैक्टिक एंड इट इज़ बेसिकली क्या है कोलिशन, इट्स एन अ क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स who temporarily come together to achieve a specific purpose. So it is basically cluster of individuals who are together for a temporary period of time, and they have an achievement to have, they have a purpose to achieve, or they have a goal to achieve in that temporary or in that limited जो amount of time है उसमें. So seek to maximize their size to attain influence. राइट सो जैसे कोलिशंस मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस में समटाइम्स कोलिशंस के थ्रू भी आपका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा सकती है। तो कोलिशंस जो है उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे बताए हुए हैं। एक तो ये कि दे सीक टू मैक्सिमाइज द साइज टू इन्फ्लुएंस, तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा। सीक अ ब्रॉड एंड डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर सपोर्ट एंड फॉर सपोर्ट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, द बोर्ड और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट शुड बी जो है वो डाइवर्स होनी चाहिए in order to support the objectives. Then occur more frequently in organizations with high task and resource interdependencies. So that is where it takes place. जहाँ पे dependencies ज़्यादा हों वहाँ पे coalitions भी ज़्यादा होती हैं, pressure groups भी ज़्यादा होते हैं. Occur more frequently if tasks are standardized and routine. अच्छा, now let's see the politics. तो पॉलिटिक्स को हम देखते हैं अभी, और फिर इसके अलावा जो है वो हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है विच इज़ अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट एंड हाउ इट इज़ लिंक्ड टू द पावर इन द एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। वो भी हम देखेंगे, इफ यू हैव टाइम देन विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो दे आर बेसिकली, पॉलिटिक्स जो है ये पहली बात तो ये कि ऑर्गेनाइजेशंस में इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स आर देयर। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो पॉलिटिक्स फ्री नहीं होती, वाई? बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस। क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स फ्री नहीं होती या क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि काफ़ी सारी उसकी रीजंस होती हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें पॉलिटिक्स होती है, और दिस इज अ सेपरेट थिंग कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, कुछ में कम होती है, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेसेस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। तो उसकी वजह यही होती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड द एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए दे आर फाइटिंग, तो दे आर गेटिंग द ट्राइंग टू गेट द मोस्ट ऑप्टिमल शेयर ऑफ दोज लिमिटेड रिसोर्सेज के, उनका जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, रिसोर्स एलोकेशन जब वो उनकी फेवर में हो, तो फॉर दैट दे एंटर इनटू दिस जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो उसमें या पॉलिटिक्स में ऐड होने की कोशिश करते हैं टू गेट अपने लिए पॉजिटिव जो सम्स हैं, ये पॉजिटिव आउटकम्स को अचीव करने के लिए। बिकॉज जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कोई यूनिट्स हैं या दो डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट रन विदाउट रिसोर्सेज। तो एवरी डिपार्टमेंट, एवरी एम्प्लॉई दे नीड रिसोर्सेज टू शो आउटकम्स या परफॉर्म करने के लिए। तो जब उनको ये पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ऑफ कोर्स वहाँ पे पॉलिटिक्स फिर आ जाएगी, क्योंकि जो हर कोई जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज को जो एलोकेशन है वो अपने लिए बेहतर करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दे नो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड इट इज़ अ विन जो है वो विन लूज गेम है कि इफ़ वन विल विन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। तो अगर वो रिसोर्स जो लिमिटेड है, अगर वो एक को मिल जाएगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर there comes the politics in the organizations. Political behavior is the activities that are not required as part of one's formal role in the organization, but that influence or attempt to influence the distribution of advantages or disadvantages within the organization. तो अब आप ये देखें कि political behavior को, पहले तो मैंने आपको politics का बताया कि जो politics हैं वो why they are important and why can't the organizations live without the politics. Political behavior को हम कैसे define करते हैं कि how we say that एक organization में किसी का behavior जो है वो political है, that's a question. अच्छा, जो political behavior है उसको हम इस तरह से explain करते हैं या define करते हैं कि those individuals या जो वो activities
which are not a part of your formal जो job है, ये formal जो role है in the organization, they are not part of that formal role, but that influence or attempt to influence the distribution of advantages and disadvantages within the organization. ठीक है, लेकिन आप उनको करते हैं, परफॉर्म करते हैं in order to achieve the best possible resources. ठीक है, या जैसे आप फॉर एग्जांपल कोलिशंस वगैरह को फॉर्म कर लें, ठीक है, और इन ऑर्डर टू आप प्रेशराइज करने के लिए मैनेजमेंट को, या इन ऑर्डर टू आप एक अपनी स्ट्रॉन्गर पोजीशन, स्ट्रॉन्गर स्टांस के लिए, ग्रुप एडवांटेजेस गेन करने के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए एडवांटेजेस गेन करने के लिए, बेटर शेयर जो रिसोर्सेज की है वो गेन करने के लिए आप ये बना लें, लेकिन दे आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. तो पॉलिटिकल बिहेवियर इज एनी सच बिहेवियर विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द जो फॉर्मल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट उसका पार्ट नहीं है, तो वो एक पॉलिटिकल बिहेवियर में आएगा. और अब पॉलिटिकल बिहेवियर को भी दो तरह से डिफाइन किया गया है. एक तो उसको डिस्टिंग्विश किया गया बिटवीन द लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर एंड द इलीगल या इलेजिटिमेट जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसमें. तो नॉर्मल जो रेगुलर पॉलिटिकल बिहेवियर है, लेजिटिमेट है, उसमें तो नॉर्मल जो एवरीडे पॉलिटिक्स है वो आ जाती है. जैसे आप बाईपास करें अपने बॉस को या अथॉरिटी को, या जो चेन ऑफ कमांड है उसको बाईपास करें, हायरार्की को बाईपास करें, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट योर वर्क डन या टू गेट थिंग्स डन. आप डिसीजंस जो हैं, यू टेक द डिसीजन योरसेल्फ विदाउट बाईपासिंग योर बॉस. ठीक है, आप जो है वो और इस तरह के जो टैक्टिक्स समटाइम्स यूज़ करें, आप बॉस जो है उसको इन्वेटिएशन वगैरह में जाएं, या इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको फिल्टरिंग करके इन्फॉर्मेशन दें. तो ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल बेसिकली द लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन को, आप अपने को फेवरेबल करने के लिए जिनमें इंगेज हो रहे हैं. और जो इलेजिटिमेट बिहेवियर्स हैं उनमें क्या आ जाता है, दे आर द बेसिकली एक्सट्रीम पॉलिटिकल बिहेवियर्स दैट वायलेट द इम्प्लाइड रूल्स ऑफ द गेम. दे आर द वेरी स्वेयर बिहेवियर्स, जैसे कि यू कैन से दैट विसल ब्लोइंग वगैरह जैसे होती है. और या फिर जो है वो बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे और इस तरह के जो इलेजिटिमेट बिहेवियर्स हैं, जैसे स्ट्राइक्स वगैरह में which are not within the terms of the contract. जब इस तरह की स्ट्राइक्स में या स्टॉप ओवर्स कर देते हैं, या आप जो है वो एम्प्लॉइज जो है वो कोलिशंस बना के या ग्रुप्स बना के दे गो ऑन स्ट्राइक्स, दे गो ऑन लीव्स, वो हॉलीडेज पे चले जाएं, ठीक है, या सिक रिपोर्ट कर दें. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं इन ऑर्डर टू गेट द थिंग्स डन, दे आर बेसिकली इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर्स. अब एनरॉन वगैरह का केस जो है वो भी दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर, जहाँ पे उनके सीईओज ने इलेजिटिमेट बिहेवियर शो करके और जो है वो आउटकम्स को गेन करने की कोशिश की. अच्छा, पॉलिटिक्स इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. मतलब ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल कि जो एक बिहेवियर जो मैं डिस्प्ले करूँ ऑर्गेनाइजेशन में वो मैं उसको पॉलिटिकल कंसिडर ना करूँ, या आई डोंट कंसिडर दैट अ पॉलिटिकल मूव, लेकिन समवन एल्स जो है वो शायद उसको पॉलिटिकल मेरा मोटिव कंसिडर करें या पॉलिटिकल उसको कंसिडर करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आप लेवल कब दे सकते हैं, व्हेन ब्लेमिंग अदर्स, बट इफेक्टिव मैनेजमेंट का एक बंदा जो है वो ब्लेमिंग अदर्स को पॉलिटिकली कहेगा, एंड सेकंड उसको कहेगा कि इट इज एन अटेम्प्ट टू फिक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ it's not about blaming others, but it is about the fixing of the responsibilities that who is going to do what. ठीक है, तो that is effective management label. ठीक है, इसी तरह ही जो विसल ब्लोइंग है वो एक पॉलिटिकल लेबल है, और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, दैट विसल ब्लोइंग का जो पर्पस है वो तो ये मतलब इट्स नॉट पॉलिटिकल, बट इट इज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, या जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो भी इस तरह की डाउन साइड्स हैं उनको ताकि मंजर आम पे लाने की कोशिश की जाए, उनको फिक्स करने की कोशिश की जाए. तो पॉलिटिकल लेबल क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक है. ठीक है, द वंस हु इज ट्राइंग टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. बट इफेक्टिव मैनेजमेंट लेबल इज एस्ट्यूट, दैट you are on the foot, you are on toes, and you are ready to take up the opportunity and chance. वो एक पॉजिटिव उसकी कनोटेशन है. इसी तरह ही देखें कनिंग पॉलिटिकल है, और प्रैक्टिकल माइंडेड जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट में आ जाता है. ठीक है, परफेक्शनिस्ट पॉलिटिकल टर्म है, एंड जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो अटेंशन टू डिटेल जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट की टर्म है. तो ये दो डिफरेंट वो इन दोनों के आगे. अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी हैं जो आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और एज अ रिजल्ट आपका जो आउटकम है उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या आ गया, एक तो ये कि आपका
जो हाई सेल्फ मॉनिटर्स हैं, सो हु आर हाई सेल्फ मॉनिटर्स, दे आर बेसिकली दोज पीपल जिनको सोशल जो आपका एनवायरनमेंट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा होती है, सोशल क्यूज़ के बारे में दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोशल एनवायरनमेंट, सोशल क्यूज़, एंड दे नो कि वो उन्होंने किस तरह की सिचुएशंस जो हैं उनमें क्या उनके डिमांड्स हैं और उनमें किस तरह से बिहेव करना है। तो उनकी जो सोशल एक आपका है ना एनवायरनमेंट, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, जैसे व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एक पॉलिटिकल मोटिव या एक पॉलिटिकल मूव चल रही है, तो हाउ विल यू बिहेव अकॉर्डिंगली, या आप उसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, या आपने हाउ व्हाट रोल यू हैव टू प्ले इन दैट। अगर आपको सेल्फ मॉनिटर अगर आप नहीं होंगे तो यू विल नेवर नो इट ऑल। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ मॉनिटर्स जो हैं ये शो करता है कि जो सेल्फ मॉनिटर्स हैं दे आर बेसिकली शो मोर पॉलिटिकल बिहेवियर्स, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है सोशल इश्यूज़ की, एंड दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल क्यूज़, दे हैव बेटर सोशल एम्बेडेडनेस, एंड एज अ रिजल्ट दे शो बेटर पॉलिटिकल हायर पॉलिटिकल बिहेवियर्स, एंड एज अ रिजल्ट दे रीड बेटर आउटकम्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड to influence the political behavior in a higher, मतलब एक पॉजिटिव उसमें हायर यानी पॉलिटिकल बिहेवियर आप शो करते हैं जब आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो, बिकॉज यू नो दैट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका यू फील दैट यू आर मोर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड एवरीथिंग थिंग्स आर इन योर हैंड, यू कैन मोल्ड द सिचुएशन एज पर डिजायर्ड, एज पर योर नीड्स, एंड देयरफॉर यू जब आपके पास ये हो, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपका कंट्रोल इंटरनल है कि द रिमोट कंट्रोल इज इन योर हैंड, as a result you show more political behaviors and ultimately you gain better outcomes. उसके बाद जो high MEC personalities हैं they are also reported to show more higher political behaviors and as a result जो है वो उनके positive जो outcomes हैं they are shown to show the positive outcomes. जो organization investment आपके ऊपर की हुई है जो या आपने जो organization में investment की हुई है, तो उसका मतलब है जितनी इन्वेस्टमेंट्स आपकी ज़्यादा होंगी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने कोई स्पेसिफिक स्किल्स या रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड यू हैव गॉट दो स्किल्स, तो आपका फिर पॉलिटिकल बिहेवियर में भी आप बिकॉज आपका स्टेक उसमें फिर ज़्यादा इन्वॉल्व है, देयरफॉर यू विल एंगेज मोर इन द पॉलिटिकल बिहेवियर एंड ट्राई टू गेन मोर पॉजिटिव आउटकम्स, इतनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एंड देन परसीव्ड जॉब अल्टरनेटिव्स, जितने अगेन आपके अल्टरनेटिव ज़्यादा होंगे आपका पॉलिटिकल बिहेवियर भी उतना ही ज़्यादा होगा, because then you know you have more and more, so you will try to take every chance to achieve the outcome that you desire and you will try to enter into the political behavior as much as, so political आप कोई भी moves करने के लिए तैयार होंगे और आप अपना जो outcome है उसको positive करने की कोशिश करेंगे because आपको पता है कि you have many alternative job options as well, तो आपका stake जो है उसमें वो फिर कम हो जाता है। देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस, जितनी आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सक्सेस की होगी फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, तो उतना ही आप उसको, मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इट वॉन्ट बी सक्सेसफुल इन द एंड, तो आप फिर इतना पॉलिटिकल अपने मूव्स या पॉलिटिकल मोटिव्स भी आपके फिर कम होंगे, इतनी एफर्ट्स उस एरिया में इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। मतलब जैसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है कि अगर आपको ये पता होगा कि आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू विल बी सक्सेसफुल, तो ओनली देन यू विल बी पुटिंग इन, आप एफर्ट भी उसी वक्त पुट इन करेंगे, तो आप पॉलिटिकल बिहेवियर उसी वक्त शो करेंगे। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी हैं, अ नंबर ऑफ दैट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल बिहेवियर, तो इसमें आ जाता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट्स ऑल फाइट अबाउट रिसोर्सेज कि किसने कितना शेयर लेना है, तो जब रीएलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस वक्त ये पॉलिटिकल बिहेवियर्स जो हैं वो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स देन एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। देन प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज जब क्रिएट होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, देन हाउ दोज अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग फिल्ड, हाउ दे हैव टू बी फिल्ड, अगेन आपका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो इंक्रीज करेगा इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी दैट इज क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। लो ट्रस्ट जो है वो भी अगेन इंक्रीज करता है पॉलिटिकल बिहेवियर को। अगर ट्रस्ट हाई हो, मैनेजमेंट का ट्रस्ट हायर हो, ट्रस्ट इन मैनेजमेंट हायर हो, तो फिर आपका पॉलिटिकल बिहेवियर भी कम होता है। अगर दैट ट्रस्ट इज लोअर, देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू एंगेज इन मोर पॉलिटिकल बिहेवियर टू अराइव एट द आउटकम्स। देन अगेन द रोल एम्बिग्विटी है, ये इन्फ्लुएंस करती है इस तरह से कि जितना एम्बिगुअस रोल ज़्यादा होगा उतना ही आपका पॉलिटिकल बिहेवियर, जितना आपको मैंने जैसे बताया था कि स्ट्रक्चर्ड ज़्यादा होगा, क्लियर होगा, आपकी टास्क डिस्क्रिप्शन क्लियर होगी, उतनी ज़्यादा ये पॉलिटिकल बिहेवियर्स भी they will be lower. Then unclear जो performance evaluation systems हैं, then how you're going to evaluate, ठीक है, वो भी political behavior को encourage करते हैं। जैसे जो subjective performance evaluation systems हैं, जितना system ज़्यादा subjective होगा
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का उतना ही ज़्यादा जो है आपका जो है वो उतनी पॉलिटिकल बिहेवियर भी एक्सपेक्टेड है कि वो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर मार्जिन बहुत आ जाता है अब सब्जेक्टिव उसमें इवैल्यूएशंस में। तो देयरफॉर यू विल ट्राई कि आप इन्फ्लुएंस करें मैनेजर को और पॉलिटिकली उसको अप्रोच करें और शोइंग सम डिस्प्लेइंग सम पॉलिटिकल बिहेवियर्स एंड ट्राइंग टू गेन द पॉजिटिव अप्रेजल्स। जीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस हैं जो जिनका मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे विद सम एम्प्लॉयज जब वो ये समझते हैं कि ये जो वन लूज गेम है तो फिर उसमें वो पॉलिटिकल बिहेवियर्स में ज़्यादा एंगेज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इस तरह की बनी हो कि जीरो सम गेम्स ना हो, जीरो सम जो है रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस हों, यानी कि एवरीबडी विल विन सिचुएशन हो फॉर एवरीवन, तो फिर उसमें ऑफ कोर्स आपका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो कम होगा। देन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। फिर हाई परफॉर्मेंस प्रेशर्स हैं, ठीक है, वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपका पॉलिटिकल बिहेवियर ज़्यादा होगा। एंड सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स, they are also related to higher political behavior because they have to account for themselves. Then we see that employees' responses to organization politics. So, employees जो हैं वो how do they respond to organizational politics? इसमें भी ये देखें कि sometimes जो कुछ employees हैं वो तो they do respond करते हैं positively, और जो कुछ employees हैं वो पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल बिहेवियर्स को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। तो ये जो परसेप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की, जितनी ज़्यादा आपकी हायर परसेप्शंस होंगी कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पॉलिटिक्स है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन स्टडीज़ दैट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की परसेप्शंस दे हैव बीन रिपोर्टेड टू बी लिंक्ड टू डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, increase anxiety, interest, increase turnover and reduced performance, because as an employee अगर आप political behaviors में for example engaged भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको you will feel that you are at a disadvantage if you don't want to become part of the politics in the organization. Then of course it's a dilemma for you, and it ultimately influences आपका जो behavior है, attitudes हैं, उनको बहुत negatively ये influence करता है. This has been reported. फिर जो sometimes जो employees हैं वो when the politics is going on in the organization, तो वो क्या करते हैं कि वो defensive behaviors भी sometimes show करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप ये देखें कि उसमें एक तो they avoid action such as over conforming, ठीक है, that if somebody is saying, आपका बॉस या कोई भी आपको जो कह रहा है तो you over conform to that, buck passing, ठीक है, and playing dumb, stretching, stalling. So ये सारे factors क्या हैं कि you are avoiding the action, you are being defensive. Next is the avoiding blame, आप blame को avoid करते हैं, such as the buffing, playing safe, justifying, scapegoating and misrepresenting, and this is how you are trying to avoid the blames by the other party. And then avoiding change is prevention and self-protection. So they are basically you try to prevent yourself and you protect yourself, ठीक है। एक तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी भी यूज़ करते हैं और आप सेल्फ प्रोटेक्शन भी यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम ये देखें कि जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट है या इम्प्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉयज़ को या उनके पॉलिटिकल जो बिहेवियर्स हैं उनको। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट जो है बेसिकली इसमें क्या है कि कंफर्मिटी, एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, अपॉलॉजीज, सेल्फ प्रमोशन, फ्लैटरी, फेवर्स, एसोसिएशन, दिस इज ऑल लिंक्ड टू इम्प्रेशन मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी इन्ग्रेटिएशन वगैरह की, वो सब क्या है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट ही है। आप अपने बॉस को फ्लैटर करने की कोशिश करें या आप जो है वो अपनी सेल्फ प्रमोशन करें, ठीक है, और इन ऑर्डर टू अचीव दोज फेवरेबल आउटकम्स या फेवर्स लेने के लिए, तो दिस इज ऑल इम्प्रेशन मैनेजमेंट। तो इसमें इम्प्रेशन मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको वो पीछे एग्जांपल दी थी सिलेक्शन और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में कि इन्ग्रेटिएशन जो है वो कहाँ पे काम करती है, तो इसी तरह ये इम्प्रेशन मैनेजमेंट, इट इज़ बेसिकली फॉर द इम्प्रेशन मैनेजमेंट के इम्प्रेशन मैनेजमेंट जो है वो that can work in the interviews but that may not work in the performance appraisals. So it is the process by which individuals attempt to control the impression others form of them. Acha, is a political action ethical? That's the next question. So
political जो behaviors हैं या political actions हैं, are they ethical or not? So sometimes yes, they are unethical, especially जो illegitimate political behaviors हैं, they are reported to be मतलब unethical. और sometimes जो employees हैं जो who are not engaged in the political behaviors, तो they feel really defensive, they feel really stressed out and they feel being left out, और वो उन सारा outcomes के ऊपर उनके negative influences होते हैं. So what is the utility of engaging in the behavior? Does the utility balance out any harm done by the action, and does the action conform to standards of equity or justice? So these are the questions that need to be addressed when we have to see whether a political action is ethical or not. तो ये वाले जो questions हैं ये I am leaving them for you. तो आपकी एक किस्म की ये assignment है कि you have to answer these questions. चैप्टर चेकअप को थोड़ा सा मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ. तो इसमें देखें कि देयर यू हैव टू राइट बेसिकली 2 differences between power and leadership, and you have to discuss with a classmate. Do all leaders have power? Does everyone with power leads others? You need to discuss this. हमने बहुत मैंने डिटेल में ये आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, when you go to work, what 3 things can you do to make people in your organization dependent on you? Write down your answers on a sheet of paper. ठीक है, तो ये बताएं कि how you can make others dependent on you. तो ये आपके पास अपने आंसर्स होने चाहिए. So discuss your answers with your neighbors. Do you think it's bad to plan how you will get power over others? Do you think it is really bad? मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इट्स बैड. मतलब अगर मैं देखें, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, इफ़ आई वांट टू बिकम अ पावर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वो पावर कैसे कि मैं एक्सपर्ट पावर उसमें गेन करना चाहती हूँ थ्रू नॉलेज, थ्रू बुक्स, थ्रू एक्सपर्टीज. व्हाट्स बैड इन इट? ठीक है, आई वांट टू बी पावरफुल बिकॉज उससे क्या होगा कि फिर मेरी जो है वो एक रिप्यूट बन जाएगी. एवरीबडी, इफ एवरीबडी नोज दैट फॉर दिस सब्जेक्ट, ये इस सब्जेक्ट की शी इज द स्पेशलिस्ट, ठीक है, यू शुड रेफर टू इट फॉर एनी मैटर. तो दैट विल बी द पावर दैट आई विल बी एंजॉइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बट दैट्स माई ओपिनियन. सो व्हाट इज योर ओपिनियन? यू शुड हैव टू कम अप विद योर लॉजिकल आर्गुमेंट्स. Then what is the difference between a power tactic and an influence tactic? Discuss with a neighbor. That is again another important और interesting question है. तो इसको आप जो है वो आंसर करने की कोशिश करें कि पावर टैक्टिक में क्या डिफरेंस है और इन्फ्लुएंस टैक्टिक में क्या डिफरेंस है, एंड आर देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. तो इनके ये जो कॉन्सेप्चुलाइजेशंस हैं ये आप लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पावर टैक्टिक क्या है और इन्फ्लुएंस टैक्टिक क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, बेसिकली डिफरेंट पावर टैक्टिक्स वगैरह को डिस्कस किया, पावर बेसिस को डिस्कस किया, उनकी इम्पोर्टेंस देखी, और हमने ये देखा कि वो कैसे कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव हैं इन इन्फ्लुएंसिंग व्हाट काइंड्स ऑफ आउटकम्स. और इससे इम्पॉर्टेंट हमने जो चीज़ थी वो ये देखी कि हमने बेसिकली डिफरेंसेस देखी कि कैसे आपने लिटरल और अपवर्ड डाउनवर्ड इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो हाउ यू हैव टू, कौन सी आपने टैक्टिक्स यूज़ करने हैं फॉर व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. हमने ये भी देखा कि कैसे आपको जैसे सॉफ्टवेयर टू हार्डर टैक्टिक्स मूव करना चाहिए. एंड रिसर्च हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड कि आप अगर 2 सॉफ्टवेयर टैक्टिक्स यूज़ करें या एक सॉफ्ट और एक हार्ड टैक्टिक यूज़ करें तो दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन देन यूजिंग बोथ एक हार्ड या हार्डर टैक्टिक्स दोनों यूज़ करने की बजाय. तो मूव फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू द हार्डर टैक्टिक. अगर सॉफ्ट टैक्टिक वर्क करता है दैट्स गुड, बिकॉज आपने देखा है कि जो एक्सट्रीमली हार्ड टैक्टिक्स हैं जैसे कर्सिव पावर वगैरह है, ये जो कर्सिव टैक्टिक्स हैं या जो प्रेशर वगैरह हैं, तो दे कैन एक्चुअली बी वेरी, इनके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं एम्प्लॉई आउटकम्स के लिए, और दे कैन ऑल्सो बैकफायर. ठीक है, तो ये हमने देखा कि डिफरेंट टैक्टिक्स जो हैं वो आपने फिर इसी से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको यस मैंने एक और पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना था वो था, मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो भी बेसिकली देखें कि अनइक्वल वाइड दैट हैपन्स, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसकी वजह से उसका एक आउटकम आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो उस पावर रिलेटेड भी है. आप इस अपनी बुक में इसकी थोड़ी सी डिटेल जरूर देखिएगा. सेक्सुअल हरासमेंट को मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर जो है वो कर चुके हैं.
तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको इतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा लिंक आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। जैसे समटाइम्स जो बॉस है, जब वो हरास कर रहा होता है अपने जो एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कि बिकॉज द बॉस हैज़ द रिवॉर्ड पावर उसके पास होती है, कोर्सिव पावर उसके पास होती है, तो वो क्या है, वो इसमें सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो जब करता है बिकॉज ही हैज़ द पावर, ठीक है। तो कैसे ये लिंकअप होता है, कैसे ये जो पावर, बट दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि पावर बॉस की तरफ से ही हरासमेंट हो। ऑफ कोर्स आपको पता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो कोवर्कर जो है वो भी हरास कर सकता है, कस्टमर्स भी हरास कर सकते हैं। तो बट ऑल्सो जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा विक्टिम होती हैं, ऑल्दो मेल्स कैन ऑल्सो बी विक्टिम ऑफ दिस हरासमेंट, बट नॉर्मली या मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो विक्टिम होती हैं हरासमेंट की। हाउ, क्या रोल, क्या है पावर का, क्या रोल है, वाई फीमेल्स आर हरास्ड मोर कंपेयर टू मेल्स, they are, why, because are the males, is it that the males जो हैं वो ज़्यादा positions, बेहतर positions पे होते हैं organizations में, therefore उनकी hierarchy में वो बेहतर level पे होते हैं, उनकी formal legitimate power उनके पास ज़्यादा होती है। क्या इसका why is it, so question yourself, और इसको जो है वो आंसर देने की और इसको अटेम्प्ट करने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पॉलिटिकल बिहेवियर को भी हमने देखा, ठीक है, और पॉलिटिकल बिहेवियर में हमने देखा कि बहुत, आपने इसको अपने बुक से प्लीज गो थ्रू इट वेरी थॉरोली, कि हाउ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं वो आप शो कर सकते हैं, और उनके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं पॉलिटिकल बिहेवियर के। कम पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं, ज़्यादा शो करते हैं, उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, क्या उनका इंटरप्ले क्या है। क्वेश्चन योरसेल्फ अबाउट द इंटरप्ले बिटवीन दोज डिफरेंट लेवल्स, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर पे। फिर एम्प्लॉयज जो हैं वो कब विदड्रॉ करते हैं, व्हेन द पॉलिटिकल बिहेवियर जो हैं, या जो पॉलिटिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ एम्प्लॉयज़ को कैसे, हाउ दे बिकम डिफेंसिव, व्हाई, क्या उसके आउटकम्स हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में। क्योंकि देखिए डिफरेंट टाइप्स है ना एम्प्लॉयज़ की, सम आर मोर पॉलिटिकल, सम आर लेस पॉलिटिकल। स्किल्स के ऊपर आपके फिर डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिटिकल स्किल्स किस तरह की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपने बुक से भी एक दफ़ा थॉरली देखेंगे, और यू हैव टू यू नो पावर पॉइंट्स में भी, और ऑफ कोर्स बुक में भी आपके बहुत एक्सप्लेनेशन थॉरली इनकी दी हुई है। एंड आई एम श्योर दीज आर क्वाइट सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की चीज़ें हैं, कोई इतनी टेक्निकल इनमें चीज़ नहीं है। बट ऑफ कोर्स आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है, और उन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप लेक्चर को बार बार सुनें और रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ही आपको कॉन्सेप्ट्स में और इनमें जो इंट्रिकेसीज़ हैं उनकी उतनी ही आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो यू शुड बी एबल टू डिफेंड एंड यू शुड बी एबल टू or give logical arguments when you are asked something about some concepts, ठीक है। तो compare and contrast वगैरह स्पेशली आपको पता होना चाहिए, तो वो शो करते हैं कि आपका कितनी conceptual understanding है। So with this we come to an end of today's lecture, so let's meet again with the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.